दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र वार्षिक घटनाओं के संकलन में प्रस्तुत है। करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण दृष्टि 2023 अंक। इसमें हम 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की घटनाओं को कवर करेंगे, जो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सबसे पहले इसमें हम राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और जो भी तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि आप उन पर विशेष फोकस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। घटना चक्र दृष्टि 2023 के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। पहला है दोस्तों, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है और चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यानी इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट आर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित मानदंड हैं वो जान लेते हैं क्या क्या हैं, यानी किन आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। तो इसके 3 आधार हैं दोस्तों। पहला है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। तो ये है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहला मानदंड। दूसरा ये है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों के न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से जो है दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। तीसरा मानदंड ये है कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल यानी स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इन 3 आधारों पर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो इन शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। तो 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। और इसी के साथ और भी जान लीजिए कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। और हाल में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से ये स्पष्ट है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने इस चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए हैं। और इसके अलावा गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित मानदंड थे उनको पूरा कर लिया है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से जो एक मानदंड है कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो मान्यता है उसमें 4 या अधिक राज्यों में जब राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए तो राष्ट्रीय दल बन जाती है। तो आम आदमी पार्टी को यही तीसरा मानदंड पूरा करने में सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। और आप जान लीजिए कि चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य यानी स्टेट के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू यानी ब्रूम है। अब आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या क्या है। तो 6 दलों को इस समय राष्ट्रीय दल का दर्जा है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 6 दल जो हैं इनको राष्ट्रीय दल जो है इन राष्ट्रीय दल का दर्जा है। और 3 दलों को अभी अभी जो है राष्ट्रीय पार्टी से बाहर किया गया है। इसमें कौन से दल हैं, तो एक तो तृणमूल कांग्रेस है,
दूसरा जो है दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और जो है दोस्तों तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई। तो इन दलों को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा इनसे वापस लिया गया है। दूसरा देखते हैं, महत्वपूर्ण है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है? तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है ये इसकी घोषणा की गई थी, और इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है। तो वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है ये क्या है? तो इसमें उत्तरी सीमा के ऐसे सीमावर्ती गांवों को कवर किया गया है जो विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। और आप जान लीजिए 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथू में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है दोस्तों इसको अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव से लॉन्च किया गया है, जो कि अंजाव जिले का हिस्सा है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वीवीपी ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 22-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। और इस योजना के तहत दोस्तों 4 राज्यों में जो है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँव को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। और इस अवधि के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो वित्तीय आवंटन है 4800 करोड़ रुपए का है। आप जान लीजिए पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँव की पहचान की गई है और 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में हैं। और ये कार्यक्रम दोस्तों चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा और अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी, सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और आप जान लीजिए वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो याद कर लीजिए दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है जिसको शॉर्ट में वीवीपी कहा जाता है, ये सीमित कनेक्टिविटी, छिटपुट जनसंख्या वाले नादर्न बॉर्डर यानी उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को जो है विकास के लाभों से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। अब आइए मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनावों के बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखिए, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी और सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराया गया था। तो इसमें आप जान लीजिए 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए। मेघालय में ये 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव हुआ था। और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या मेघालय में कितनी है? 60 सीटें हैं। मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जबकि सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जो है वो स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी HDR लिंगदोह के निधन के कारण ये निर्णय लिया गया। और आप जान लीजिए कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया और 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई।
चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी और 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा बने हैं और इनकी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके अलावा प्रिस्टोन टाइसांस और स्नीव आवलंगधर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और दोस्तों 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए चुनाव परिणामों के बारे में देख लेते हैं मेघालय के। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को जो है 26 सीटें मिली हैं और 31.49% मत मिले। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11 सीटें मिली हैं 16.21 मत प्रतिशत के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मेघालय में 5 सीटें मिली हैं और उसको 13.14% मत प्राप्त हुए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं 13.78% मत प्राप्त हुए। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं जो है मेघालय में। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों नागालैंड की ये 13वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ है 12 मार्च 2023 को और 27 फरवरी 2023 को नागालैंड में एक चरण में चुनाव हुआ और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, याद कर लीजिए, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे। आप जान लीजिए नागालैंड में केवल 59 चुनाव क्षेत्रों के लिए जो है दोस्तों मतदान हुए हैं, जबकि अकुलूटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। और इसके अलावा 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटें, एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। और 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। तो ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। और ये कौन हैं? ये हैं एनडीपीपी की हेकानी जखालू। वे दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई हैं। और एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहौतुओनुओ क्रूस पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और टीआर जेलियांग और यान थुंगो पैटन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। दोस्तों 20 मार्च 2023 को सेरिंगेन लोंगकोमेर को 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव परिणामों को देख लेते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक तथ्य इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी को 25 सीटें मिली हैं, कुल 32.22% मत मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही है 12 सीटों के साथ, इसको कुल 18.81% मत मिले हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिले हैं 9.56% के साथ। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें मिली हैं 5.78% इसको मत मिले हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें 8.65% मत। और नागा पीपुल्स फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं 7.09% मतों के साथ। तो ये नागालैंड के चुनाव परिणाम थे। और आप जानते हैं कि नागालैंड में दोस्तों देखिए एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो जो हैं 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 22 मार्च 2023 को हुई और इसी आधार पर यहाँ पर 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। इसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी क्षेत्रीय सहयोगी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
यानी IPFT इसको 33 सीटें जीतने में सफल रही। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा बने हैं। और 24 मार्च 2023 को भाजपा विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चुनाव परिणामों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली हैं 38.97% मतों के साथ। टिपरा मोठा पार्टी दूसरे स्थान पर 13 सीटें मिली हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 11 सीटें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्रिपुरा में दोस्तों आप जान लीजिए कि 3 सीटें मिली हैं और इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीट मिली है। अगला महत्वपूर्ण जो हमारा करंट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो भारत न्याय रिपोर्ट 2022 के बारे में दोस्तों ये आप जान लीजिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसका नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे क्योंकि ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है 4 अप्रैल 2023 को किया गया और ये इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष यानी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन काज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और दोस्तों TISS के प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया है। और आप जान लीजिए, इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था और इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। तो ये है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 और बड़े और छोटे राज्यों के आधार पर इस रिपोर्ट को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, बड़े और मध्यम आकार के राज्य और दूसरा छोटे राज्य। और इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर बेस्ट यानी श्रेष्ठ, मध्यम यानी मिडिल और खराब यानी वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा? कर्नाटक राज्य पहले पायदान पर है, यानी भारत का श्रेष्ठ राज्य है और इसको 6.38 अंक मिले हैं, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान 18वें रैंक पर है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है और एक प्रश्न ये है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है। छोटे राज्यों में दोस्तों सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े और मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग आप देख लीजिए। तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है, कर्नाटक की रैंकिंग पहली है, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। और आप जान लीजिए कर्नाटक में पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के आधार पर इसको 2-2 अंक मिले हैं और तमिलनाडु को पुलिस में 6, जेल प्रणाली में 1, न्यायपालिका में 1 और कानूनी सहायता में 12 अंक। तेलंगाना को दोस्तों पुलिस में 1 स्थान, जेल प्रणाली में 1 और न्यायपालिका में 5, कानूनी सहायता में 5 अंक मिले हैं। और इसी तरह दोस्तों अंतिम 3 राज्य जो हैं बड़े राज्यों में, तो अंतिम राज्यों पर आप देख लीजिए बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं। बिहार का स्थान जो है उत्तर प्रदेश से ऊपर है। बिहार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में 16वें, पश्चिम बंगाल 17वें और उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। इसके अलावा विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देख लीजिए। तो पुलिस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15वीं है, स्कोर 4.37 है। जेल प्रणाली में 17वीं रैंक है, 3.55 स्कोर है। न्यायपालिका में रैंक 15 है, 4.05 अंक के साथ और कानूनी सहायता में 18वीं रैंक है, 3.24 अंक के साथ।
तो ये था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दोस्तों 2022, और इसमें आप जान लीजिए कि बड़े राज्यों की रैंकिंग में एक तथ्य याद कर लीजिए। बड़े राज्यों में श्रेष्ठ राज्य कर्नाटक है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना है। बड़े राज्यों में खराब रैंकिंग में बिहार 16वें पर, पश्चिम बंगाल 17वें और अपना उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में है। जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पर है, गोवा अंतिम 7वें स्थान पर है। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न। यम.वी. गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, विश्व का है, ये भारत का नहीं, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज यम.वी. गंगा विलास है। आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्ग पाँच वर्तमान में और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,225 किलोमीटर है, और इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि और देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की बहुत अधिक संभावनाएं विद्यमान हैं। और यम.वी. गंगा विलास इसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रयास है। यम.वी. गंगा विलास के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज यम.वी. गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और ये यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। तो याद रखिएगा, 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज यम.वी. गंगा विलास का जो है रवानगी हुई थी वाराणसी से, और ये असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। और ये लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। और आप जान लीजिए कि यम.वी. गंगा विलास क्रूज दोस्तों, इसकी यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो हल्दिया से प्रयागराज और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 तो नेशनल वाटरवेज संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। और साथ ही ये क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर भी गुजरी है। और ये यात्रा जो यम.वी. गंगा विलास की यात्रा रही, ये कुल 27 नदियों से होकर गुजरी, और इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाट और पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को समझने का अवसर मिला। दोस्तों, यम.वी. गंगा विलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे, और गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि गंगा विलास क्रूज निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। और आप जान लीजिए कि यम.वी. गंगा विलास पोत की लंबाई 62 मीटर 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो है ये पोत प्रदूषण तथा शोर नियंत्रण की प्रौद्योगिकी से युक्त है, तो इससे प्रदूषण और शोर नहीं होता है। टेंट सिटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यम.वी. गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया, और इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण यानी वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित रहेगी, और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। तो ये जान लीजिए दोस्तों, आप महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने जाना। यम.वी. गंगा विलास ये दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज रहा, और 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये कहाँ से? वाराणसी से इसकी यात्रा शुरू हुई।
असम के डिब्रूगढ़ में शुरू हुई और 3,200 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के कुछ हिस्सों के क्षेत्र इसमें यात्रा में शामिल थे। आइए देखते हैं दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण करंट है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय यानी डिसीजन देने वाला पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बना है और संविधान की 8वीं अनुसूची के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं को आपको जानना जरूरी है दोस्तों। इसमें असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम शामिल हैं। तो याद रखिएगा इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। और हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया और DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिया गया। और केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित जो दोनों निर्णय हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये दोनों निर्णय कौन कौन से हैं? तो एक तो है वाहन क्रय ऋण यानी व्हीकल परचेज लोन से संबंधित निर्णय और दूसरा चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। तो याद रखिएगा दोस्तों केरल जो है देश का पहला उच्च न्यायालय बना है जिसने क्षेत्रीय भाषा में जो है निर्णय दिया है। और इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन या लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की भी शुरुआत हुई है। अब आइए जानते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तो दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। आप जानते हैं संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं है। जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर अब तक क्या होता था कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। लेकिन 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का एक निर्णय आया है और इस निर्णय में जो है इस ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और आप जान लीजिए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा और जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की है और दोस्तों पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति CTV रवि कुमार शामिल थे। तो याद रखिएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का 2 मार्च 2023 का निर्णय है। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के द्वारा निर्णय दिया गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
और पहले क्या होता था, पहले आप जानते हैं कि पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। अब ये प्रक्रिया चेंज कर दी गई है। अगला है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। दोस्तों देखिए, असर का पूर्ण रूप यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट ACER ये है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्रथम द्वारा जारी किया जाता है और भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से ये सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से ये जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने और बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं। तो देख लीजिए, 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी की गई है। और आप जान लीजिए कि रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँव को शामिल किया गया है और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन दर विगत 15 वर्षों से 95% के ऊपर रही है और ये आंकड़ा 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। 2022 में 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2%, 2018 में ये 4.1% था और ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त 2022 में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां इनरोल्ड नहीं थीं, जबकि 2018 में ये आंकड़ा 13% था। सिर्फ 3 राज्यों में दोस्तों 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो मध्य प्रदेश में 17%, उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2% है। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुब्बली जंक्शन। दोस्तों श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन इसका पूरा नाम है। इसको SS हुब्बली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बली जंक्शन कर दिया गया था और ये सितंबर 2022 में इसे बदलकर SSS हुब्बली जंक्शन किया गया है। ये रेलवे स्टेशन दक्षिणी पश्चिमी रेलवे दापरे के हुब्बली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो कि हुब्बली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म हुब्बली या हुबली जंक्शन हो गया है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार हुब्बली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है और इसकी लंबाई 1507 मीटर है। और इसके पहले दोस्तों ये खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। यहाँ पर देखिए, विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की सूची यहाँ पर दी गई है। वर्तमान में पहले स्थान पर हुब्बली जंक्शन है कर्नाटक का, ये दोस्तों 1507 मीटर है। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में 1366.33 मीटर। कोल्लम जंक्शन केरल में है 1180.5 मीटर। खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल 1072.5 मीटर और स्टेट स्ट्रीट सबवे जो है वो शिकागो अमेरिका का है 1067.1 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अगला देखते हैं दोस्तों, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन है? तो ये है विदिशा। विदिशा कहाँ पर है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। तो देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों में तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले जैसे बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल थे।
और आप जान लीजिए कि 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में 5G की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। और विदिशा कहाँ पर है तो आप जानते हैं विदिशा जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। तो विदिशा जनपद मध्य प्रदेश में है। ये 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। और दोस्तों विदिशा जिले में स्टार्टअप के द्वारा CDAT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए इनोवेटिव 5G टू टी 5G LOT यानी 5th जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग के मामले हैं। इसमें आप जान लीजिए सुपर क्यूटिकल्स ये 5G और 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क एबूपार्ड दोस्तों एम्बूपार्ड जो है मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस लॉगी AI ये मोतियाबिंद रोग की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन और ACO5 जो फेफड़े और मस्तिष्क स्कैन के लिए AR VR 3D विजुअलाइजेशन और टेक XR ये नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों के लिए AR VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट इसमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश का जनपद है। ये 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। अगला है दोस्तों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। देखिए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है तो ये है कोल्लम। कोल्लम कहाँ पे है तो आप जानते हैं कोल्लम केरल का जिला है और ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। याद कर लीजिए भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद दोस्तों महत्वपूर्ण है भारत के संविधान लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों और इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। इसलिए संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठन सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल सहज और लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिक को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सक्षम बनाया जा सके। और आप जान लीजिए 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई और कोल्लम की ये उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। और इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिलों को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना है। और इस अभियान के तहत दोस्तों जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों से शिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। और इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। तो याद रखिएगा केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। अगला है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है। तो वर्ष याद रखिएगा ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक रखा है। और इसमें क्या है कि पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन की एक सक्रिय भूमिका को निभाने का प्रयास किया गया है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। मिशन के लिए जो प्रारंभिक खर्च है 19,744 करोड़ रुपए है। और मिशन से 2030 तक जो संभावित परिणाम होंगे उसमें देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन
दोस्तों 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक के रोजगार का सृजन और कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी होगी और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। दोस्तों राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य देख लीजिए क्या है। तो भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी करना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान और विकास यानी R&D परियोजनाओं का समर्थन करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है और इसका प्रारंभिक खर्च 19,744 करोड़ रुपए है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये है वायनाड। दोस्तों अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और आप जान लीजिए कि इस आधार पर वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। दोस्तों जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है और उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन अभियान के अंग के रूप में ये उपलब्धि हासिल की है। अगला है, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है और ये रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है और 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। तो ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया जा रहा ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। दोस्तों ऊधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है ऊधमपुर से कटरा, दूसरा खंड कटरा से बनिहाल, तीसरा बनिहाल से काजीगुंड और चौथा काजीगुंड से बारामूला है। और आप जान लीजिए USBRL परियोजना ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, इसके अंतर्गत अत्यधिक विषम यानी असमतल और पर्वतीय भूभाग, बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण इसमें शामिल है। और संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल कितने 38 सुरंगों जिनकी संयुक्त लंबाई 119 किलोमीटर है, इसका निर्माण शामिल है। इनमें सबसे लंबी सुरंग T49 है जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। ये सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। तो यहाँ से ये तथ्य भी आपको स्पष्ट हो गया कि दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो है वो ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना है। और इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों रामबन जिला जम्मू कश्मीर में
T49 12.75 किलोमीटर लंबी जो सुरंग है, ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर और एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। ये एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल का निर्माण का पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है और इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। ये एस्केप टनल घोड़े की नाल की आकार की है और एस्केप टनल सुरंग जो है कटरा बनिहाल खंड पर सुबर और खारी स्टेशनों के मध्य है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया गया है। अब आइए अगला देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये है तमिलनाडु राज्य। कुछ विशेष तथ्यों को जान लेते हैं। 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय, दोस्तों आप जान लीजिए 500 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। और इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशन, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। और इसके अलावा दोस्तों 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है। दोस्तों इस मिशन को शुरू करने की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट 2022 के दौरान की गई। और तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 मिशनों को शामिल किया गया था। ये 8 मिशन राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन तथा जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का तमिलनाडु है। और 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। और भारत का जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन जो है 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था, जान लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ये धर्मदम है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? तो ये है धर्मदम। याद रखिएगा, धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ये केरल के कन्नूर जिले में है। ये केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल के विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से CPIM यानी कम्युनिस्ट यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनाराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। और दिसंबर 2022 में दोस्तों केरल का जो धर्मदम है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और आप जान लीजिए, धर्मदम देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। और इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इससे सहायता से 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। और पुथुवाइल नारायण यानी PN पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है।
1996 में पीएन पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को उनके पुण्यतिथि को वायनादिनम डे के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, धर्मदम जो है ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। इसके अलावा विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिप संग्रहालय कौन है? तो हाल में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिप संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण करती हैं। और संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार केंद्र कौन सा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो आप जान लीजिए, तिरुपति नगर निगम में स्थित है। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का होता है। और आप जान लीजिए कि 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो किसने? तिरुपति नगर निगम ने। और इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 मिलियन लीटर्स पर डे है। और अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी द्वारा किया गया है। नीरी नागपुर में अवस्थित है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल प्रबंधन उपचार की भरोसेमंद तकनीक है। दोस्तों, एक और तथ्य जान लीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र यानी बिगेस्ट STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। और 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के अंतर्गत किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है। और भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। देखिए, 11 जनवरी 2023 को दोस्तों TPREL यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी बिवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। और ये समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को क्लीन एनर्जी की आपूर्ति से संबंधित है। तो याद रखिएगा, हाउसिंग सोसाइटी के लिए पहला सौर संयंत्र जो है ये मुंबई के आवासीय सोसाइटी बिवेरिया कंडोमिनियम के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा शुरू किया गया है। आप जान लीजिए कि बिवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और ये आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन और रख रखाव कौन कर रहा है? TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। और ये ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। और इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही दोस्तों बिवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है जो है बिवेरिया कंडोमिनियम। ये आवासीय सोसाइटी सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली पहली सोसाइटी बनेगी।
अगला है दोस्तों, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? तो ये है देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल बना है और सर्वाधिक साक्षरता भी केरल में है। आप जानते हैं डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। और इस आधार पर आप जान लीजिए केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था और अब संपूर्ण राज्य जो है केरल पूरा देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है। आइए स्टेट स्मार्ट कार्यक्रम के बारे में जानते हैं दोस्तों। स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है। और इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रांकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटॉयड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटेस, सोरायसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो स्मार्ट का जो कार्यक्रम है इसमें कई बीमारियों पर जो है अध्ययन, कई विचारों पर, कई बीमारियों के संबंध में नवीन अनुसंधानों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट का पूरा नाम है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्चिंग टीचिंग प्रोफेशनल। आप जान लीजिए 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्मार्ट कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए हुई है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। और NCISM और CCRAS दोनों ही भारत में सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्थान हैं। सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन ये जो है चिकित्सकीय शोध और नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। अब आइए दोस्तों सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के बारे में जान लेते हैं। ये रिपोर्ट सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिलों के बारे में जारी की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जान लीजिए 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव जो है के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। और 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत सामाजिक प्रगति के 3 आयामों पर राज्यों और जिलों का प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार और अवसर शामिल हैं। तो आप जान लीजिए इसमें राज्यों की रैंक क्या है जो सामाजिक प्रगति सूचकांक में। तो 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिले रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जिसके मानद चेयरमैन अमित कपूर हैं और वाशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इंटरप्रेटिव के CEO माइकल ग्रीन द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्य और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक दी गई है। ये 6 स्तर हैं: अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा है उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा है ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, चौथा है निम्न सामाजिक प्रगति, चौथा है निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, 5वां स्तर है निम्न सामाजिक प्रगति और जो 6ठा स्तर है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति है।
और दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश भर में पुडुचेरी को सर्वाधिक सामाजिक प्रगति इंडेक्स, जिसका स्कोर 65.99 है, ये प्राप्त हुआ है। तो सामाजिक प्रगति के मामले में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में झारखंड का एसपीआई स्कोर न्यूनतम मात्र 43.95% है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एसपीआई 2022 में टीयर 1 में शामिल राज्य, पहले स्थान पर पुडुचेरी, दूसरे पर लक्षद्वीप, तीसरे पर गोवा, चौथे पर सिक्किम, पांचवें पर मिजोरम, छठे पर तमिलनाडु, सातवें पर हिमाचल प्रदेश, आठवें पर चंडीगढ़, नौवें पर केरल राज्य है। इसके अलावा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में टीयर 2 राज्यों में आप जानते हैं उच्च सामाजिक प्रगति वाले राज्य शामिल हैं। इसमें 10वें स्थान पर जम्मू कश्मीर 60.76 स्कोर के साथ, दूसरे 11वें पर पंजाब, 12वें पर दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, 13वें पर लद्दाख, 14वें पर नागालैंड, 15वें पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और टीयर 5 में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो 31वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, इसका स्कोर 49.16 है। ओडिशा 32वें स्थान पर 48.19, मध्य प्रदेश 33वें स्थान पर है 48.11 जो है के स्कोर के साथ। दोस्तों झारखंड जो है एसपीआई स्कोर में न्यूनतम स्कोर 43.95 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। और आप जान लीजिए, देश के कुल 58 जिले टीयर 1 यानी अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। और इसमें आप जान लीजिए, देश के सर्वाधिक एसपीआई स्कोर जो है किस राज्य का है, आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ है। बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 के अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति की श्रेणी में शामिल हैं। अब आइए अगले करंट पर आते हैं। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है। दोस्तों आप जानते हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। और इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रभावी प्रदूषण का उपशमन करना और राष्ट्रीय गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। और ये 100% यानी नमामि गंगे पहल 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। और इसका अवधि जो है, मूल रूप से नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकेंड को मंजूरी दी और ये मिशन 2026 तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल में से एक के रूप में मान्यता दी है। और ये घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक भाग 2 के दौरान की गई। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप के पहल घोषित किया गया है। और इस घोषणा के कारण ये पहलें संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह और वित्तीयन के योग्य हो जाएंगी। ये पहलें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि 2021 से 2030 है। तो याद रखिएगा, भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल के रूप में मान्यता मिली है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए हैं।
आप देख लीजिए, गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 थी, जबकि हिमाचल प्रदेश के 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 8 जनवरी 2023 थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाने की घोषणा की गई। गुजरात में प्रथम चरण का निर्वाचन 1 दिसंबर 2022 को, द्वितीय चरण का मतदान 5 दिसंबर 2022 को और हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को संपन्न हुआ था। गुजरात विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों, परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट। तो चुनाव परिणाम जो हैं गुजरात के, इसमें संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इसमें 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ और 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित हुए और परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को राज्य की विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई है और गुजरात विधानसभा में भाजपा की ये लगातार 7वीं जीत है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में भाजपा सबसे पहले मार्च 1995 में सत्ता में आई थी और आप जान लीजिए 2022 में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर जीत मिली है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये गुजरात विधानसभा के चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। तो 182 में से 156 सीटें भाजपा को मिली हैं। 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ और राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया और 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली और 52.50% मत उसको प्राप्त हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गुजरात विधानसभा में 17 सीटें मिली, 27.28% मत प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें 12.92% मत मिले। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली, 0.29% वोट मिले। निर्दलीयों को 3 सीटें प्राप्त हुई थीं। दूसरा जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 यानी 68 सीटें हैं। 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन के इतिहास में ये अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन जो है ताशीगंग लाहौल स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है, इसका नाम है ताशीगंग, जो कि लाहौल स्पीति जनपद हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताशीगंग में मतदान स्टेशन पर 15,256 फीट की ऊंचाई पर है और 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप जान लीजिए कि परिणाम घोषित हुए। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और उसकी सत्ता में वापसी हुई है। हिमाचल प्रदेश में दशकों से ये परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के बारे में जान लेते हैं। कुल 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 सीटें 43.90 मत प्रतिशत मिला। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली, 43% मत मिले और निर्दलीय को 1 सीट प्राप्त हुई है।
और आप जान लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिमालयी याक जो है इसको खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है। देखिए, पालतू याक जिसका वैज्ञानिक नाम बॉस ग्रोनीस है, इसको अत्यधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक पशु है जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार और गंगोलिया आदि में पाए जाते हैं, मंगोलिया में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में 58,000 याक हैं। ये संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से 24.76% कम है। और हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा मिल गया है। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई थी। खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश में है और इसके द्वारा याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए 2021 में FSSAI के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस संस्था ने 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। अब आइए देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इम्पॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के संदर्भ में भी, कि प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर यानी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। तो याद कर लीजिए तथ्यों को, यूपी स्पेशल के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। और ये जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। देखिए, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में जो है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्र को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की नगरीय संख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने का अधिसूचना प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है? तो याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 7 जिलों में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में अभी फिलहाल नवंबर 2022 में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में ये लागू था, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2020 से, और देखिए कानपुर और वाराणसी में 2021 से। ये 4 हो गए। इसके अलावा अभी हाल में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। तो ये 7 जिले हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। अगला है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसके बारे में जानते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोस्तों, कैंपेगोंडा वन यानी कैंपेगोंडा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंपेगोंडा के नाम से जाना जाता है और आधुनिक बेंगलोर या आधुनिक बंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंपेगोंडा की प्रतिमा का अनावरण किया
और ये प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के परिसर में है और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। ये नाड प्रभु केम्पेगोंडा की कांस्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है और इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांसा और 120 टन इस्पात का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार जो हैं राम वी सुतार हैं और श्री सुतार ने गुजरात के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंचे स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन में शामिल किया गया है और इस प्रतिमा के नाम पर किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित होने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पर नाड प्रभु केम्पेगोंडा की कांस्य प्रतिमा जो है दोस्तों, नाड प्रभु केम्पेगोंडा की जो कांस्य प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है, जिसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। अगला है स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास की प्रतिमा। तो 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड टॉलेस्ट शिव स्टैचू का लोकार्पण किया गया। ये राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को दोस्तों स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट यानी 112.47 मीटर है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात और लोहा तथा 2.5 लाख घन टन कंक्रीट और बालू का प्रयोग किया गया है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा है, राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में जानते हैं। तो 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था और ये जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज, जो कि 1870 से 1954 इनका जीवन काल रहा, उनकी प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है और ये प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। ये प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। दोस्तों 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक और भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना के त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है और ये प्रतिमा पंचलोह यानी 5 धातुओं से मिली हुई है। ये 5 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों, जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी हुई मुद्रा में और थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा जो है ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टैचू है। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया है। ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। तो याद रखिएगा, अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर, तो आप जान लीजिए दोस्तों, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है और ये स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। 4 फीट ऊंची ये प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है और इसका वजन लगभग
600 किलोग्राम है। तो ये था विभिन्न प्रकार की मूर्तियों और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कैंपेगोडा यानी दोस्तों नाड प्रभु कैंपेगोडा की कांस्य प्रतिमा है जो बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जैन योगी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ये दोस्तों श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी उत्तर प्रदेश में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो अयोध्या में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य की शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर की प्रतिमा है 4 फीट ऊंची। तो इन प्रतिमाओं के बारे में आपने जाना। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन जान लीजिए। ईट राइट स्टेशन यानी कौन सा जो है अच्छा भोजन के लिए स्टेशन है। तो FSSAI के सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट संचालित किया गया है। तो देखिए ईट राइट नामक आंदोलन जो है संचालित कर रहा है और ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है। ईट राइट रेलवे स्टेशन जो है, ईट राइट रेलवे स्टेशन FSSAI के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहल में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है जिसके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों और रेल स्टाफ के लिए खाना पकाना, परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों का पालन किया जाए। तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रयागराज रेलवे स्टेशन। दोस्तों प्रयागराज रेलवे स्टेशन को 7 नवंबर 2022 को जो है इसको भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का टैग प्रदान किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 स्टेशन ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। तो यूपी का पहला स्टेशन ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रयागराज है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है और दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट स्टेशन प्रदान किया गया है। अब उत्तर मध्य रेलवे जोन में ईट राइट प्रमाणन प्राप्त रेलवे स्टेशनों की 5 हो गई है। और आप जान लीजिए 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को FSSAI के द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था। और दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। तो आप जान लीजिए कि उर्वरक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायन से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक यूरिया का मूल्य जो है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती हैं जो कि उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरक जैसे DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों के स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख किए बेच रही थीं, लेकिन 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर को एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना शुरू की गई है और भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्ध केंद्रों का भी शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम क्या है, इसको जान लेते हैं। दोस्तों जान लीजिए कि इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम से उपलब्ध होगा और भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड के नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है और इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण होगा और इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड नाम और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगो दिखाना होगा। और दोस्तों यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और एनपीके आदि प्रयुक्त होगा। और ये योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम और एक ही ब्रांड और गुणवत्ता का होगा। तो आप जान लीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम के अंतर्गत अब जो भारत में बिकने वाला उर्वरक है वो केवल एक ब्रांड नाम भारत के नाम से पूरे देश में बिक्री किया जाएगा। आइए देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के बारे में। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 1994 में स्थापित बंगलुरु की एक गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ये सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी जाती है और इसके स्मरणीय तथ्य जान लेते हैं। तो दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 प्रकाशित किया गया। ये इंडेक्स का 7वां वार्षिक संस्करण था और इसमें आप देख लीजिए राज्यों के जनसंख्या के आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्यों को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है और छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। देखिए बड़े राज्यों में पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर केरल, चौथे पर छत्तीसगढ़, पांचवें पर पंजाब है। जबकि छोटे राज्यों में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार पहले स्थान पर सिक्किम, दूसरे पर हिमाचल, तीसरे पर उत्तराखंड, चौथे पर गोवा और पांचवें पर मिजोरम है। और इस श्रेणी में नागालैंड ने 0.3104 के साथ समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 10वां स्थान हासिल किया है। और दोस्तों सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है और सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया है और पीएआई 2021 में यूपी को 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में सर्वोच्च स्थान हरियाणा को मिला है बड़े राज्यों में। उत्तर प्रदेश का स्थान 12वां है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो आप जान लीजिए ये कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। भारत में ऐसे तो 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पन बिजली परियोजनाओं को छोटी जो है विद्युत परियोजना कहा जाता है और पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को भी वर्गीकृत किया जाता है। सूक्ष्म यानी 100 किलोवाट, लघु यानी 101 किलोवाट से 2 मेगावाट और छोटी यानी 2 से 25 मेगावाट। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत योजनाओं को बृहद यानी मेगा परियोजनाओं के रूप में दोस्तों शामिल किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसमें 48 मेगावाट की चांजू पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना है।
पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दंतोई गांव के निकट है। ये चांजू नाला पर स्थित रन ऑफ द रिवर परियोजना है और ये परियोजना चांजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। और इसी तरह देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना, तो इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है और इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। भारत में अगर हम जल विद्युत क्षमता की बात करें तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,12,212 मेगावाट जीवाश्म प्लस गैर जीवाश्म ईंधन है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता जो है 4,943 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.2% और बृहद जल विद्युत क्षमता 46,850 मेगावाट है, जो कि कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 11.5% है। तो आप जान लीजिए हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। इसमें चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना जो है 48 मेगावाट की और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना 30 मेगावाट की है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन सिविल सर्विसेज के अंतर्गत हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए समसामयिक घटना चक्र वार्षिक घटनाओं के संकलन में समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम के भाग 1 को कवर किया है और इसमें हमने राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर हमने इसमें भाग 1 में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स को शामिल किया है। राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित जो अन्य महत्वपूर्ण शेष करंट अफेयर्स है उसको हम दूसरे भाग में कवर करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो घटना चक्र की दृष्टि जो वार्षिक संकलन होता है ये सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक जगह कवर करता है और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें गलती नाम मात्र के बराबर होती है। इसका एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप सभी तथ्यों को जरूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि अब जो परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर से थोड़े अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ विशेष तथ्यों को भी जाना जाता है, केवल मोटे मोटे तथ्यों को ही नहीं। इसलिए इस पत्रिका के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को और एक एक लाइंस को तैयार करना जरूरी है। ये वीडियो हमने इसलिए भी बनाया है कि आप अगर किसी काम में व्यस्त हैं तो आप इसको सुनकर भी तैयार कर सकते हैं और जब आपके पास समय है तो आप इसको पत्रिका से अंडरलाइन करते हुए दोहरा लीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगला भाग राष्ट्रीय घटनाओं का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।